तो हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स का पेपर हम लोग का 21 को लगा हुआ है। ठीक है। दूसरा हम लोग का सोशियोलॉजी का लगा हुआ है। तीसरा हम लोग का शायद हिंदू लॉ है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, उसके बाद है इन्वायरमेंटल लॉ। ठीक है। तो फटाफट हम लोग को पहले इकोनॉमिक्स फिनिश करके रख लेनी है, उसके बाद हम लोग को सोशियोलॉजी फिनिश करके रख लेनी है, उसके बाद मैं एडमिनिस्ट्रेटिव करा दूंगा। और हिंदू लॉ के वीडियोस तब तक आने लग जाएंगे, वो भी फटाफट ही होंगे। और एनवायरमेंटल लॉ भी मैं खींच के रख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा ध्यान देनी होगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स के पेपर सबसे पहले हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो आय की असमानताओं को बढ़ाने के लिए, आय की असमानताओं को बढ़ाने वाले जो कारक हैं उनका हम लोग को उल्लेख करना है। इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। पढ़ लेते हैं, ज्यादा कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। आय की असमानता यानी कि इनकम इनक्वालिटी का अर्थ है कि आय का असमान वितरण, मतलब आय का असमान वितरण। जैसे कोई दिया, जैसे मजदूर और लेबर में जो है, और वहीं पे एक मिस्त्री हो गया, मिस्त्री के अलग रेट चलते हैं, मजदूर और लेबरों के अलग रेट चलते हैं। ठीक है। तो आय का जो असमान वितरण है वही आय की असमानता होती है, जिसमें समाज में आर्थिक और सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या है, समाज में आर्थिक और सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होता है। यह समस्या विकासशील देशों के साथ साथ क्या होती है, विकसित देशों में भी पाई जाती है। और यह समस्या क्या है, विकासशील देशों के साथ साथ क्या होती है, विकसित देशों में भी पाई जाती है। आय की असमानता को बढ़ाने के पीछे कई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक होते हैं। जो आय की असमानता है उसको बढ़ाने के पीछे क्या है, कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक होते हैं। इन कारकों का गहन विश्लेषण किया गया है। और इन कारकों का क्या किया गया है, गहन विश्लेषण किया गया है। हम लोगों ने क्या समझा, आय की असमानता, एक बार फिर से देख लेते हैं। आय की असमानता का अर्थ यह है कि जो आय का असमान वितरण, अलग अलग तरीके से उसका वितरण होना, जिसमें समाज में क्या होता है, आर्थिक और सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होता है। ठीक है। यह समस्या क्या होती है, विकासशील देशों के साथ साथ विकसित देशों में भी पाई जाती है। ठीक। आय की असमानता है, उसको बढ़ाने के पीछे कई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक होते हैं। ठीक है। इन कारकों का गहन विश्लेषण नीचे किया गया है। आगे देख लो भाई विश्लेषण फटाफट। आय की असमानता को बढ़ाने वाले कारक कौन कौन से, पढ़ लो भाई। आर्थिक कारक पहला, सॉरी, तो आर्थिक विकास का असमान वितरण, जो आर्थिक विकास है उसका असमान वितरण हो रहा है। विकासशील देशों में आर्थिक विकास के फल समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, फल समान रूप से वितरित नहीं होते। जो आर्थिक विकासशील देशों में जो आर्थिक विकास के जो फल हैं वो समान रूप से वितरित ही नहीं होते हैं। और शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक और सेवाओं के क्षेत्र का विकास ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है। जो शहरी क्षेत्र होते हैं उनमें जो औद्योगिक हो गया और सेवाएं हो गई, उनके क्षेत्र का जो विकास होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बहुत ज्यादा अधिक होता है। मजदूरी का अंतर देखें तो वेज गैप क्या होता है, कुशल स्किल्ड और अकुशल अनस्किल्ड श्रमिकों के बीच क्या होता है, आय के बड़ा अंतर होता है। स्किल्ड और अकुशल यानी अनस्किल्ड श्रमिक हो गए, उनके बीच क्या होता है, आय में बड़ा अंतर होता है। उनके बीच की जो आय होती है उसमें क्या होता है, बड़ा अंतर होता है। प्रौद्योगिकी और स्वचालन यानी ऑटोमेशन के कारण क्या होता है, अकुशल श्रमिकों की मांग कम हो जाती है। प्रौद्योगिकी और स्वचालन के कारण क्या होता है, अकुशल श्रमिक होते हैं उनकी मांग कम हो जाती है। मतलब इतना ऑटोमेशन हो रहा है और एआई आ गया है। ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, बहुत ज्यादा लोगों की जॉब्स जा रही हैं। ठीक है। वेज गैप हो गया। और पूंजी का एकत्रीकरण हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल, पूंजी के एकत्रीकरण पे ध्यान है। आर्थिक संसाधनों का बड़े व्यवसायों और कंपनियों के हाथों में केंद्रित होना, जो आर्थिक संसाधन है वो बड़े व्यवसायियों और जो कंपनियां उन्हीं के हाथ में केंद्रित होकर रह गई है। गरीब वर्ग के पास पूंजी की कमी के कारण उनकी आय में वृद्धि ही नहीं होती है। ठीक है। अनौपचारिक क्षेत्रों का इनफॉर्मल सेक्टर्स हो गए, तो बड़ी संख्या में लोग अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या में लोग क्या है, अनौपचारिक जो क्षेत्रों में कार्यरत है, जहां आय स्थिर और कम होती है, जहां आय क्या होती है, स्थिर होती है और कम होती है। अनौपचारिक क्षेत्र क्या होते हैं, उनमें श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और लाभ नहीं मिलते हैं। जो अनौपचारिक क्षेत्र है उनमें जो है श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और लाभ नहीं मिलते हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार क्या होता है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन क्या कह रहा है, तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन कहता है कि जो प्रौद्योगिकी है और में वृद्धि उच्च शिक्षित और कुशल व्यक्तियों को अधिक आय प्रदान करती है। प्रौद्योगिकी होती है उसमें वृद्धि क्या है, वो उचित शिक्षित और जो कुशल व्यक्ति हैं उनको क्या करती है, अधिक आय प्रदान करती है। तकनीकी बदलावों का लाभ केवल समाज के छोटे वर्ग को ही मिलता है। तकनीकी बदलाव उनका लाभ केवल समाज के छोटे वर्ग को मिल रहा है। ठीक है। और किसी को मिलता ही नहीं है। ठीक है। और आगे देख रहे हैं कि जो सामाजिक और शैक्षिक कारक क्या क्या हो गए, जैसे कि शिक्षा में असमानता है, जाति और वर्ग व्यवस्था हो गई, लिंग भेदभाव हो गया। ठीक है। शिक्षा में असमानता में क्या कहा है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक
सभी की समान पहुंच ही नहीं है। जो अच्छे पढ़ रहे, पैसा अच्छा तो अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, कम पैसा तो बेचारा जा ही नहीं रह सकता वहां, टैलेंट उसमें कितना भी हो, यहीं पैदा हुए यहीं पढ़ जाओगे, मिर्जापुर का डायलॉग है। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक कौशल केवल अमीर वर्ग के लिए ही सुलभ है। उच्च शिक्षा जो व्यावसायिक कौशल है वो केवल अमीर वर्ग के लिए सुलभ होता जाता है। जाति और वर्ग व्यवस्था भारत जैसे देशों में जाति प्रथा आय में असमानता का एक बड़ा कारण है। भारत जैसे देशों में जो जाति प्रथा हो गई वो आय में क्या है, असमानता का एक बड़ा कारण है। उच्च जाति के लोगों को अधिक अवसर और संसाधन मिलते हैं, ऐसा नहीं है उच्च जाति के लोगों को अधिक अवसर और संसाधन मिलते हैं। अब तो गरीब, अब उल्टा ही हो चुका है, नीची जाति को बहुत अधिक संसाधन मिल रहे हैं, बहुत अधिक चीजें मिल रही हैं। अमीर उच्च जाति के लोग ये नहीं है कि सब रईस ही जाते हैं, मिडिल क्लास और बेचारे लोअर मिडिल भी जाते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ने के लिए पढ़ लो, लेकिन ऐसा है नहीं रियलिटी में। उच्च जाति के लोगों को अधिक अवसर और संसाधन मिलते हैं, ठीक है। लिंग भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में समान काम के लिए कम वेतन मिलता है। जो महिलाओं को जो पुरुषों की तुलना है उसमें जो है समान काम के लिए क्या मिलता है, कम वेतन मिलता है। महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी कम होने के कारण उनकी आय सीमित रहती है। जो महिलाओं की जो कार्यबल की जो भागीदारी होती है, कार्यबल में भागीदारी होती है, वो कम होने के कारण क्या होती है, उनकी आय सीमित ही रहती है। ग्रामीण और शहरी विभाजन कैसे होता है, रूरल और अर्बन डिवाइड कैसे हो रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसर और कम वेतन होते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र होगा उनमें रोजगार के सीमित अवसर होते हैं और कम वेतन होता है। शहरी क्षेत्रों में उद्योगों और सेवाओं का विकास होने से आय अधिक होती है। जो शहरी क्षेत्र हो गए उनमें उद्योग और सेवाओं का जो विकास होने से आय क्या होती है, अधिक होती है। आगे देखते हैं, तो राजनीतिक और संस्थागत कारक क्या कह रहा है। जो राजनीतिक और संस्थागत कारक क्या कह रहा है, नीतियों का असमान प्रभाव। जो नीतियों का असमान प्रभाव है, यानी जो कराधान है, टैक्सेशन है और सब्सिडी की नीतियां हैं, वो कभी कभी अमीर वर्ग को अधिक लाभ पहुंचाती हैं। जो कराधान या टैक्सेशन है उसकी जो क्या है नीतियां हो गई, सब्सिडी की जो नीतियां, वो कभी कभी क्या होती हैं, अमीर वर्ग को क्या करती हैं, अधिक लाभ पहुंचाती हैं। और गरीब वर्गों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन ना होना, ठीक है। नीतियां और राजनीतिक और संस्थागत जो कारक में जो नीतियों का असमान प्रभाव पड़ रहा है, जो कराधान टैक्सेशन है वो सब्सिडी है, उनकी नीतियां कभी कभी अमीर वर्ग को अधिक लाभ पहुंचा रही है, गरीब वर्ग को यार भाई गरीब वर्ग कैसे टैक्स देगा जब उसका आय ही अच्छी नहीं है, ठीक है। गरीबों के लिए, तभी तो उन्हें 3 बार रिपीट करी चीज, गरीबों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन ही नहीं हो रहा है। जो सामाजिक कल्याण योजना है उनका सही तरीके से वर्क प्रोसेस ही नहीं होता, उसमें भी भ्रष्टाचार है, पैसा दो तुम्हारा काम करेंगे, ठीक है। आगे देखो भाई, भ्रष्टाचारी आगे लो, अगला करप्शन, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, कल्याण योजनाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है। इसमें केवल समाज के उच्च वर्ग को लाभ मिलता है, ऊपरी ऊपरी क्रीम क्रीम लोग मजे ले रहे हैं, हम लोग अंदर बेचारे जो बैठी हुई है उसे कोई मजे नहीं मिल रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी कानूनों का अभाव है, ठीक है। मजदूरी कानूनों का सही कार्यान्वयन ना होने से श्रमिकों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ ही नहीं मिलता है, बेचारे मेहनत कर रहे हैं, पैसा मिल नहीं रहा है। राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, अमीर वर्ग अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके नीतियों को अपने पक्ष में बनवाता है। जो अमीर वर्ग होता है वो अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके जो नीतियां हैं वो अपने पक्ष में ही बनवाएगा, पैसा देगा, मेरे पक्ष में नीति बननी चाहिए, ये चीज, ठीक है। तभी मैं देखो, ये 5 मिनट देंगे, बर्बाद नहीं होंगे आपके, लेकिन सुन के जाओ। तभी हम कहते हैं भाई, जब तक संसद में पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं बैठेगा, जब तक वो इंसान नहीं बैठेगा जो इस गरीबी से निकला हुआ है, जब तक वो राजनीति में नहीं उतरेगा, देश का भला कभी नहीं हो सकता। ये रियलिटी है। खाली जिसने तली तली खाई है, जिसने खाली चाटुकारिता करी है, जिसे नहीं पता घर में रोटी आज बनी है तो कितनी मेहनत से बनी है, इसने मंत्री जी के पीछे डोल के कुछ नहीं होता। आप अपने टैलेंट के दम पे, अपने बोलने के दम पे, अपने सबके अपने एक हुनर के दम पे आप राजनीति में जिस दिन बैठोगे ना, या कोई भी इंसान बैठेगा ना, उस दिन इस देश का बेड़ा गर्क है। मतलब बेड़ा गर्क नहीं, मतलब बेगानी पारी है, बिल्कुल। वो गर्क का मतलब बोला ना, बेड़ा मतलब पारी हो जाएगा जिस दिन राजनीति के स्तर पे या संसद में। जिस दिन लोग आईएएस ना बैठे हैं, लोग जो कहते हैं आईएएस बैठेंगे, आईएएस कभी नहीं बैठेंगे, जिसका यूपीएससी क्लियर है वो क्यों जाएगा भाई संसद में, क्यों अपना भाई दिमाग खपाएगा। हर 5 साल बाद उसकी राजनीति बदलेगी। जो गरीब है, जैसे कोई रिक्शे वाले का लड़का, वो बैठे जाके विधायकी के चुनाव वो लड़े, कितनी बार हारोगे, 10 बार हारोगे, 10 बार सीखोगे। ना लगाओ पैसा, ना करो प्रचार, जरूरी थोड़ी प्रचार के हमें दारू ही पिलानी है, अपने दम पे लड़ो, अपनी बातों पे लड़ो, जिससे इंसान तुम्हें दे। कुछ ऐसा करो जिससे लोगों का भला हो। एक काम एक बार नहीं जीतोगे, 2 काम इंसान देखता है। आप दिखावे की दुनिया है, मानते हैं, लेकिन फिर भी भाई अगर एक ही बंदा तो चलेगा ना आगे,
एक तो कदम उठाएगा तभी तो उसके पीछे भीड़ जाती है। ऐसा अगर एक बंदा बस हिम्मत कर जाए उसके पीछे भीड़ आ जाती है भाई। तो ये चीज आप समझो। आगे चलते हैं। वैश्विक और अंतरराष्ट्रीय कारक क्या कह रहा है कि वैश्विक और अंतरराष्ट्रीय कारक के आधार पर क्या है, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण से उच्च कौशल वाले क्षेत्रों में आय बढ़ी है। वैश्वीकरण जो उच्च कौशल वाले क्षेत्र हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी वाला, कंप्यूटर वाला, इसमें आय बहुत बढ़ गई है। जो घर में बैठे लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख कमा रहे पर डे। लेकिन जो श्रम प्रधान क्षेत्र हो गया, एग्रीकल्चर हो गया है, कम हो गई है यार। ठीक है, जो हाथ से काम होने वाले थे, देखो पहले सब कागजों वाला काम था वो खत्म कर दिया गया, कागजों वाला काम कर दिया गया, सब ईमेल ऑनलाइन हो गया सब। तो बहुत ज्यादा वैश्वीकरण उच्च जो हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल कुशल श्रमिकों को ही रोजगार देती हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वे केवल क्या करती हैं, कुशल श्रमिक होते हैं उनको ही क्या देती है, रोजगार देती हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निषेध। अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश कैसे कर रहा है, अमीर देशों को व्यापार और निवेश का अधिक लाभ मिलता है। जो अमीर देशों को क्या करता है, व्यापार और निवेश का अधिक लाभ मिलता है। गरीब देशों और प्रौद्योगिकी और बाजार तक समान पहुंच नहीं है। गरीब देशों को जो है प्रौद्योगिकी और बाजार तक क्या है, समान पहुंच नहीं है। मुद्रास्फीति देखें तो इन्फ्लेशन देखें, महंगाई का अधिक प्रभाव गरीब वर्ग पर पड़ता है। जो महंगाई का अधिक प्रभाव है क्या पड़ता है, गरीब वर्ग पर पड़ता है। अमीर वर्ग संपत्ति की कीमतों में वृद्धि से लाभ प्राप्त करता है। जो अमीर वर्ग होता है वो संपत्ति की कीमतों में क्या करता है, वृद्धि से लाभ प्राप्त करता है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारक। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारक क्या होता है, सामाजिक पूर्वाग्रह यानी सोशल प्रिजुडिस है, प्रिजुडाइस है। कुछ समाजों में आर्थिक अवसर केवल एक विशेष वर्ग या जाति तक ही सीमित रहते हैं। कुछ समाजों में जो आर्थिक अवसर होते हैं वो केवल एक विशेष वर्ग तक रहेंगे सीमित, या जाति तक सीमित रहते हैं। इतिहास में किए गए शोषण और भेदभाव का असर आज भी देखा जाता है। इतिहास में किए गए शोषण होते हैं और जो भेदभाव होता है उसका असर आज भी देखा जाता है। विरासत आधारित असमानता होता है, वो इनहेरिटेंस बेस्ड इनइक्वालिटी होती है। संपत्ति और संसाधनों का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण, ठीक है। और गरीब वर्ग के पास संपत्ति का अभाव, ठीक है, वो क्या है, विरासत आधारित चीजें चल रही हैं। संपत्ति और संसाधनों का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण हो रहा है। जो अमीर लोग हैं, गरीब वर्ग के पास संपत्ति का अभाव होता जा रहा है। खैर आगे देखते हैं यार क्या कह रहा है। आगे निष्कर्ष में यह कह रहा है कि आय की असमानता एक जटिल और बहुआयामी समस्या बन चुकी है। आय की असमानता, और जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती है। इसे कम करने के लिए समान शिक्षा, रोजगार के अवसर और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। कानूनी और नीतिगत सुधार जैसे कराधान प्रणाली में बदलाव, गैर श्रम और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा भी आवश्यक है। वैश्विक स्तर पर जो विकासशील देशों को क्या है, वैश्वीकरण और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के फायदों का समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आय की असमानता को नियंत्रित करना केवल आर्थिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए भी क्या है, अति आवश्यक है। तो ये हो गए आय की असमानता पर एक लेख, उसका हम लोगों ने व्याख्या कर दी क्यों हो रहा है। सब देखो, सब भेदभाव है, सब भेदभाव के ऊपर है। कुछ क्या है, मतलब कि सामाजिक देश, समाज के आधार पर हो रहा है। सामाजिक असंतुलन, आय का संतुलन, आर्थिक असंतुलन विकसित देशों में पाई जा रही है। ये सब लोगों ने पढ़ा और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ना समझ में आया तो आप फटाफट 1.5x की स्पीड पर लगा के रिपीट करके देखोगे, बहुत बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है और ऐसे ही वीडियोस फटाफट आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।